हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एमटीएस के पेपर चल रहे हैं और कल थी 15 अक्टूबर और कल के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और मैं आपको बताऊं, पेपर का लेवल मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। और जो बच्चा मेरे से स्टैटिक पढ़ के गया उसके लिए पेपर आसान है, बाकी टफ पेपर है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। आपसे एक पर्सनैलिटी का नाम पूछा गया था, वीना चिट्टी बाबू। आपसे पूछा गया था कि ये जो पर्सनैलिटी है ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, तो ये वीणा से एसोसिएटेड है। ध्यान रखिएगा, वीणा इनका टाइटल इनको दिया गया है। तो चिट्टी बाबू आपसे पूछा गया था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, तो वीणा से एसोसिएटेड है। तो पॉसिबल है कि आज के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिट्टी बाबू जो है ये किस म्यूजिक से एसोसिएटेड है, तो कार्नेटिक म्यूजिक आपका आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से ना कुछ पर्सनैलिटीज और इंपॉर्टेंट है मृदंगम से, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो एक नाम याद रख लो, पालघाट मणि अय्यर। क्या? पालघाट मणि अय्यर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। ये नाम आपका किससे आ जाएगा? मृदंगम से आ जाएगा। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाने का पूरा चांस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, आपको मैं बताता हूँ ये क्यों मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, आपसे सुब्रमण्यम पिल्लई का नाम ऑलरेडी पूछ चुका है एग्जामिनर। ये आपके एमटीएस में पूछ चुका है अभी आपसे, ठीक है। तो पिल्लई भी किससे है? मृदंगम से है। अब ये नाम रिपीट होने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन ये वाला नाम आपसे पूछ सकता है कि पालघाट मणि अय्यर किससे एसोसिएटेड है? मृदंगम से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। आपसे देखो, जिस जिस बच्चे ने मेरा सीएम और स्कीम्स वाला लेक्चर नहीं देखा ज़रूर से देखना। मैंने यहाँ लिंक भी लगवा दिया, आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ज़रूर से जाकर के देखना। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और मैंने उस लेक्चर के अंदर आपको हिमाचल प्रदेश का, असम का, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का और लगभग जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उन सभी के सीएम कवर करवाए हुए हैं। तो सीधा क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे कुछ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड ये न्यूज़ में क्यों है, पहले आपको ये बताता हूँ। ध्यान से देखो, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला ऐसा स्टेट बताओ इंडिया का जिसने आर्टिकल नंबर 44 अप्लाई किया। अब आर्टिकल नंबर 44 क्या है सर? सर ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने वाला सबसे पहला इंडियन स्टेट कौन है? तो उत्तराखंड आपका आंसर आ जाएगा। और इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के सीएम का नाम पता होना चाहिए। तो उसका नाम आप मुझे कमेंट्स में करेंगे आंसर। नेक्स्ट आते हैं। देखिए दोस्तों, 2011 सेंसस से आपके सवाल आया है आज कल की पेपर में भी। देखो, जो बच्चे ने मेरे एनालिसिस देखा हुआ वो बच्चा इसका आंसर इजीली बता करके ले जाएगा कि बताइए ज़रा 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है। बोलो, ये क्वेश्चन करवाया है कि नहीं करवाया? करवाया है ना। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? महाराष्ट्र आ जाएगा। जो जो बच्चा मुझसे पढ़ा है या जिस जिस बच्चे ने मेरे एनालिसिस की वीडियोस देखी हुई ना, वो बच्चा 100% इसका आंसर करके आया होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया था उस दिन कि क्रिश्चियन के बारे में पूछ सकता है, इस्लाम के बारे में पूछ सकता है और उससे पूछ सकता है जैनिज्म या हिंदुइज्म पॉपुलेशन कहाँ पर है। तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो इधर 2011 के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा, अगर बात करता हूँ क्रिश्चियन पॉपुलेशन कहाँ पर है 2011 के हिसाब से, तो केरला में आपका आंसर आ जाएगा। क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरला में। हिंदू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और सर बात करो महाराष्ट्र में कौन है? बुद्धिस्ट में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर है। अब बचा क्या? एक चीज़ बची, वो बचा इस्लाम, यानी कि मुस्लिम। क्या? इस्लाम। बताइए ज़रा, इस्लाम सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है 2011 के हिसाब से? तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपसे पूछ चुका है पहले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आइए ज़रा फटाफट से। देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि बताइए ज़रा फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट जो है प्लांट्स कितनी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सनलाइट सिर्फ 1% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट। जितनी सनलाइट आती है उसका सिर्फ 1% ही वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर पाते हैं। ये आपके आज के शिफ्ट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आपको प्लांट के बारे में दो चीज़ें और पूछता है एग्जामिनर और कंफ्यूज हो गए बच्चे। ध्यान से सुनना, एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फोइलम, ठीक है। इन दोनों के वर्क में कंफ्यूज होता है बच्चा। देखो दोस्तों, होता क्या है, जाइलम का वर्क और फोइलम का वर्क, ये दोनों आप ध्यान से सुनना। जाइलम का वर्क होता है, देखो हम पेड़ को पानी देते हैं ना, पौधों को पानी देते हैं, कहाँ पर देते हैं? जड़ों में देते हैं ना, ज़मीन के ऊपर, है ना। तो देखो, जब रूट्स से, क्या, जब रूट्स से पूरे प्लांट के अंदर वाटर सप्लाई करनी होगी,
जब जड़ों से पानी और ज़मीन से जो मिनरल्स हैं उनको पूरे प्लांट में सप्लाई करना होगा, तब काम करेगा जाइलम। क्या काम करता है? जाइलम। तो जाइलम का काम क्या हो गया कि सर रूट्स से प्लांट के वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। और यहीं पर अगर बात करता हूँ फोइलम की, तो देखो जब फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट्स की लीफ ने खाना बना लिया, अब उस खाने से जो एनर्जी मिलती है ना, यानी कि आप एक तरीके से कह लो जो खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के जरिए, उस खाने को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम है फोइलम का। ठीक है, तो इसमें क्या है, लीव्स से लेकर के पूरी बॉडी ऑफ प्लांट्स में सप्लाई करता है, और ये रूट्स से सप्लाई करता है प्लांट की बॉडी तक। लेकिन ये वाला करता है सिर्फ वाटर प्लस मिनरल, और ये करता है फूड और एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है और बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपसे पूछा गया एक चीज़ मैं आपको पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आपके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा आता है? बताइए कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस जो होता है सबसे ज़्यादा होता है? तो रेड लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और सबसे कम की बात करूँ तो ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर बात करता हूँ तो इसका रीज़न क्या है, रट के नहीं जानी चाहिए, ये रीज़न के साथ पढ़ो। देखो इधर, रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि सर रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और क्लोरोफिल के अंदर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला बहुत ज़्यादा कलर एब्जॉर्ब कर पाता है। ठीक है, तो रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लांट सबसे ज़्यादा रेड लाइट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इसीलिए वो जो है सबसे ज़्यादा काम आती है फोटोसिंथेसिस में। और ग्रीन लाइट की बात करूँ तो इसकी वेवलेंथ कम होती है, इसीलिए प्लांट इतना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्लियर है? चले आए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ कि भाई जो एक वाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। हमने पढ़ा है ना कि वाइट लाइट है, यहाँ से डालो फिर स्प्लिट हो जाती है 7 अलग अलग कलर में, है ना? तो ये जो फिनोमिनन है ये किया किसने था, ये किसने दिया था ये फिनोमिनन? बताइए ज़रा कि वाइट लाइट जो है ये ऐसे 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, ये किसने बताया था? तो ये फिनोमिनन दिया गया है न्यूटन द्वारा। ध्यान रखिएगा, न्यूटन द्वारा दिया गया है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस बार नहीं पूछा गया, पहले पेपर में पूछा गया था एमटीएस के अंदर ही, 2019 या 20 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि बताइए ज़रा न्यूटन को नोबेल प्राइज़ किस ईयर मिला है? बताइए ज़रा न्यूटन को नोबेल प्राइज़ किस ईयर मिला है? तो बच्चों ने इसके अंदर गेस मारा था, जबकि ये क्वेश्चन में आंसर आएगा नो नोबेल प्राइज़। ध्यान रखिएगा, न्यूटन को आज तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, आज तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ था वो 1991 में दिया गया, और तब तक आइजैक न्यूटन को मरे हुए भी 2000 साल क्या कहते हैं 200 साल हो चुके थे। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, आगे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि देखो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला है, यहाँ पर ध्यान से गलत कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ ईयर याद रखना 1901, सबसे पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया, लेकिन आइजैक न्यूटन को आज तक एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ओके, अब आते हैं आगे। आपसे ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक के अंदर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कि वुमेन हॉकी चैंपियनशिप की जो वर्ल्ड कप है वो वुमेन्स कब पार्टिसिपेट किया, उसने वुमेन्स ने कब शुरू करी गई, यानी कि जो हॉकी चैंपियनशिप है, जो हॉकी वर्ल्ड कप है वुमेन्स के लिए, वो कब शुरू करी गई? तो 1974 में वो शुरुआत करी गई वुमेन्स की हॉकी चैंपियनशिप के लिए। ओके, और सबसे पहली बार अगर बात करता हूँ तो बताइए ज़रा इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने कब जीता है मेडल, गोल्ड मेडल कब जीता है? तो 1982 में जीता है। फिर सुन लो, सबसे पहले वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत कब करी गई? सर 1974 में करी गई। और इंडिया ने सबसे पहली बार मेडल कब जीता है? 1982 में जीता है। क्लियर है? इसी तरीके से ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे तो 1896 में ओलंपिक की शुरुआत करी गई, लेकिन इंडिया ने सबसे पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? तो 1900 में पार्टिसिपेट किया। तो ये भी आपसे पूछी जा चुकी हैं। अब आपसे हॉकी का पूछ लिया, अगली बार आपसे पूछेगा वुमेन प्रीमियर लीग का। ओके, जैसे यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि बताइए ज़रा आर्टिकल नंबर 74, देखो आपसे पूछा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसकी बात कौन सा आर्टिकल करता है? अब हमें पता होता है 74 का 74 आर्टिकल, हमें 74 पता होता है, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन मिला था 74 का फर्स्ट पार्ट या फिर 74 का सेकंड पार्ट। अब बताइए ज़रा, अब बच्चा फंस जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 74 का फर्स्ट पार्ट जो है ये बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ये आपके आज की शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा, आपको पूछा गया था कि बताइए ज़रा दत्ती दुर्ग जो है ये किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं। सर दत्ती दुर्ग जो है ये किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये दत्ती दुर्ग। दत्ती दुर्ग किसके फाउंडर है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। अब देखो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, अगर देखो किसी बच्चे ने मेरी हिस्ट्री की मैराथन्स नहीं देखी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये सारी चीज़ें आपको A to Z कवर करवाई हुई, A to Z। आपको मेरी जितनी वीडियोस देखोगे ना उनमें सिर्फ यही कंटेंट मिलेगा जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैंने कभी भी हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ाई, कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ाई, मैंने सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाई हैं जो एग्जाम में आती हैं, है ना। तो आप वहीं पर फोकस करिए। आगे आते हैं, देखो इधर, अब क्योंकि आपका क्वेश्चन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से आया है तो यहाँ पर एक छोटे से सवाल जो और बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने कौन सा टेम्पल बनवाया है, बताओ ज़रा। सर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने कौन सा टेम्पल बनवाया है, आओ ज़रा ये सब चीज़ें देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़ आपको सीधे पूछा जाता है एग्जाम में कि एलोरा केव्स ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, सर एलोरा केव्स में कितनी केव्स आती हैं, सर 16 केव्स आती हैं। और ये 16 केव्स किन किन धर्मों की हैं, सर हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म और इसमें से कुछ केव्स जैन धर्म की भी हैं। तो ये 3 तरीके में बटी हुई हैं केव्स। अब तीसरा क्वेश्चन जो बनता है, सर एलोरा केव्स के अंदर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है और शिव टेम्पल है, ये द कैलाश टेम्पल जो है ये एक शिव टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है, शिव टेम्पल है, ठीक है। और ये टेम्पल भी किसने बनवाया है, कृष्णावन ने बनवाया है, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा हैं। तो अब यहाँ से आपके एग्जाम में और क्या सवाल बन सकता है, और ये सवाल आज की शिफ्ट में आप देखोगे, आज आप पेपर्स में ये सवाल देखोगे, ठीक है। तो दत्ती दुर्ग डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर हैं, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। सर इससे कौन सी केव्स एसोसिएटेड है, एलोरा केव्स राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। सर कौन सा टेम्पल बनवाया था कृष्णावन ने, सर कैलाश टेम्पल बनवाया था। सर कैलाश टेम्पल जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बनवाया गया था कृष्णावन के द्वारा, ये कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। सर एलोरा केव्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ केव्स हैं, सर 16 केव्स हैं। सर कौन कौन से धर्मों की केव्स हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म की केव्स हैं इसमें। बोलो सारी चीज़ क्लियर हुई A to Z। चलें आगे, चलिए आइए। देखो दोस्तों, आपसे इस बार हॉकी का पूछा है तो आज के पेपर में या कल के पेपर में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपसे फुटबॉल के बारे में पूछेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बार वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत कब करी गई थी। सर वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत करी गई थी 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। लेकिन इंडिया ने कब जीता ये भी याद करेंगे। तो सर इंडिया ने कब जीता बताइए ज़रा। सर वुमेन फुटबॉल फेडरेशन जो है 1991 में तो शुरू हुई, लेकिन इंडिया ने सबसे पहली बार वुमेन फुटबॉल फेडरेशन में मेडल कब जीता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करिएगा, कुछ एफर्ट्स आप भी लगाओ, है ना। हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। आगे आते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि वुमेन फुटबॉल फेडरेशन की शुरुआत कब करी गई, तो 1991 में करी गई थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्तों, अवनी लेखरी इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों। सर देखो, इस बार जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। ये पहली ऐसी वुमेन बन चुकी हैं पैरा ओलंपिक गेम्स की जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक्स के अंदर, तो ये कौन सी खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। और 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात। चलें आगे, चलिए ज़रा आओ ज़रा। देखो दोस्तों, आपसे केलू चरण मोहपात्रा के अवार्ड्स पूछे थे, तो यहाँ पर मैं ना अभी आपको एक लिंक लगवा रहा हूँ जिसमें मैंने आपको अवार्ड्स एंड उनके ना, देखो आज ही सुबह मैंने ना आपको बताऊँ तो टेलीग्राम पर मैंने एक वीडियो शेयर करी है जिसमें मैंने म्यूज़िक पर्सनैलिटीज़, जिसमें केलू चरण मोहपात्रा हो गया, ठीक है, फिर बात करता हूँ फिर शोभना नारायण हो गया, फिर बात करता हूँ तो आपके ऐसे ही जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना, इन सब के जितने भी अवार्ड्स हैं और ये किस डांस या क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं वो सारे मैंने उस वीडियो में कवर करे हैं। उस वीडियो के अंदर चुन के मैंने सिर्फ 10 वीडियोज़ बनाई, सिर्फ 10 जो है पर्सनैलिटीज़ कवर करी हैं। उस वीडियो के अंदर सिर्फ 10 पर्सनैलिटी कवर करी हैं और उन 10 पर्सनैलिटी से बाहर आपका क्वेश्चन अब तक MTS में एक भी नहीं गया।
ओके, तो वो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो चुपचाप से जाना टेलीग्राम पर, लिंक उठाओ, उसको वीडियो को पूरा देखो। 10 से 15 मिनट की वीडियो है वो, इससे ज़्यादा की नहीं है। ओके, चलो। तो आपसे पूछा गया था कि केलुचरण मोहपात्रा जो है इनको पद्म विभूषण किस ईयर मिला, तो 2000 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला। और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला, ओडिसी के लिए 1966 में मिला, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। और पद्म भूषण सर 1988 में मिला। तो ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपसे, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और ये एक ऐसा क्वेश्चन था स्टैटिक का जो कि हर बच्चा छोड़ के आएगा। ठीक है, ये था कि उम्मेद भवन पैलेस ये कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंदर है, राजस्थान में। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ये समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस है, याद रखिएगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ताज होटल द्वारा ही मैनेज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसी के रिलेटेड और कौन सी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। सर जैसलमेर फोर्ट, सर इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फोर्ट है इंडिया का जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं, तो जैसलमेर फोर्ट को गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोनार किला या फिर सोने का किला भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर आपसे एक चीज़ और पूछ ले, ये यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो सेंट फ्रांसिस चर्च, ये नाम देकर के आगे लिख दे सेंट फ्रांसिस चर्च। ध्यान रखिएगा, सेंट फ्रांसिस चर्च जो है ये कहाँ पर है, तो ये गोवा के अंदर है, ये आपसे पूछ सकता है। और ये यूनेस्को साइट है। ठीक है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी है। तो ये चर्च का नाम आपसे पूछा जा ये चर्च का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं कोलिंदो नेशनल पार्क, सर ये भी यूनेस्को के अंदर शामिल हुआ है, यूनेस्को साइट है ये बताइए ज़रा ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के अंदर है। ये कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था, लेकिन जिसने मेरे वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया की वीडियो देखी हुई है वो ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें करवाया हुआ है। तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है इनका टाइम पीरियड पूछा गया था, कब से कब तक है, तो 1836 से 1842 तक है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, सर लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी आपसे टाइम पीरियड पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। तो 1833 से 1835 तक ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहते हैं, सर लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहते हैं। और इन्होंने काम करवाया था सर सती सिस्टम को बैन करने के लिए। ठीक है, और सती सिस्टम अगर मैं बात करूं तो बैन किस ईयर हुआ था, जरा बताना। सती सिस्टम को बैन कौन से ईयर में करा गया है, जरा ये बताना, जरा बताओ। अब जरा यहाँ पर ना बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, पहले कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर एक ईयर लिखा हुआ है, ये एक ईयर लिखा हुआ है। ये देखो दोस्तों, गवर्नर जनरल जो थे ये थे ना 1828 से लेकर के 1833 तक, ध्यान से समझना मेरी बात। लेकिन 1833 में होता क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा दिया जाता है, इस पोस्ट को ही रद्द कर दिया जाता है और बोला जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अब बंगाल का नहीं, अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, तो वो भी इन्हीं को चुना जाता है और ये 1835 तक काम करते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर बात करो तो 1828 से लेकर के 1835 तक इन्हीं का कार्यकाल आता है। ठीक है, इन्हीं का कार्यकाल आता है। और इसी टाइम पीरियड के अंदर सती सिस्टम इन्होंने बैन किया था 1829 के अंदर। कब, 1829 में इन्होंने पूरी तरीके से सती सिस्टम को बैन कर दिया था, ये आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को बैन कौन से ईयर में किया था, तो 1829 में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आज के पेपर का, कि बताइए ज़रा कि सबसे पहला बजट, देखो सबसे पहला बजट ये इंडिया का कब पेश किया गया था, तो सबसे पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। और इसे पेश किसने किया था, सुकमन चेट्टी। ओके, ये नाम आपको ज़रूर से याद रखना है। ओके, क्लियर है बात, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। चलें आगे, चलो जी। द ब्लू अम्ब्रेला बुक के ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, ये मैंने आपको करवाई हुई है और टेलीग्राम पर आज भी फोटो पड़ी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको 5 किताबें बताई हैं रस्किन बॉन्ड की, 5 बताई हैं आपको सलमान रुश्दी की, 5 बताई हैं आपको अमृता प्रीतम की,
5 बताइए आपको मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की, और ये सारी किताबों से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। ओके, चलें आगे। चलिए आइए, देखो जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, और अगर कोई टेलीग्राम नहीं चलाता ना तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके ना मुझे डीएम भी कर दोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स सारे, है ना। तो अब एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा ना डीएम वगैरह करने का, है ना। चलिए आइए, आपसे पूछा गया था 1761 के अंदर कौन सा बैटल हुआ था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये आपको पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर हमारा एनालिसिस होता है ख़त्म। इसकी पीडीएफ अभी आपको बता दिया कि टेलीग्राम पर मैं देता हूँ। अगर कोई टेलीग्राम नहीं चलाता तो भाई मेरे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैं आपको ये सारे नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।